इनको और जोड़ दो दो को। चलो भाई, जो पंखा बंद कर लेते हैं। हाँ, कल पढ़ा रहे थे, उससे आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, बोर की पहली और दूसरी परिकल्पनाएं पढ़ा दी थी अपन ने। अब बोर की तृतीय परिकल्पना पढ़ा देता हूं मैं, ठीक है? उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बोर की तृतीय परिकल्पना। देखो भाई, इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता है या कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इनको स्थायी कक्षाएं कहते हैं। इन कक्षाओं में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा नियत बनी रहती है। इनको अविकिरणी कक्षा भी कहते हैं। अविकिरण का मतलब होता है इनमें ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है, अपने आप स्वतः उत्सर्जन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा नियत बनी रहती है। तो इनको अविकिरणी कक्षाएं कहते हैं। स्थायी कक्षाएं बोर के अनुसार जो मानी गई के एल एम एन ओ डैश डैश डैश, आगे तक अपन चलते चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो स्थायी कक्षा की परिभाषा क्या होगी कि बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा नियत बनी रहती है। इन्हें अविकिरणी कक्षा भी कहते हैं और स्थायी कक्षाएं भी कहा जाता है। के एलेमनो होती है, इनमें अपने पास इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमेशा नियत बनी रहती है। उसके बाद में बोर ने यह बताया कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है, इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तो फोटोन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उस फोटोन की ऊर्जा उन दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। जैसे मान लो कि यहाँ पर है, ये मान लो 20 जूल में है, नीचे वाली कक्षा जो है 18 जूल में है। तो 20 से 18 में कूदेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने पास ऊर्जा हो जाएगी। ये ऊर्जा फोटोन को मिल जाती है। तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा का अंतर फोटोन की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। आगे बात समझ में अपने पास, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसके बाद में अपन चलते हैं कि उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। निम्न से उच्च में इलेक्ट्रॉन तब जा सकता है जब उसको ऊर्जा बाहर से दे दी जाए। मतलब जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो वह निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में स्थानांतरित हो जाता है। तो यदि किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा दे दी जाती है तो उसके इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षाओं से उच्च कक्षा में चले जाते हैं। आ गया समझ में अपने पास? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन चलें, ये बताया इन्होंने E बराबर En2 माइनस En1। ये तो यहाँ पर फोटोन की ऊर्जा है भाई, जो फोटोन उत्सर्जित होगा, ठीक है? En2 क्या है यहाँ पर? N2V उच्च कक्षा की ऊर्जा है भाई। N2V उच्च कक्षा की ऊर्जा और En1 है N1V निम्न कक्षा की ऊर्जा। निम्न कक्षा की ऊर्जा, तो उच्च कक्षा की ऊर्जा तो En2 हो जाएगी और निम्न कक्षा की ऊर्जा क्या हो जाएगी? En1 मान ली अपन ने। अब अपन ये जानते हैं कि फोटोन की ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है भाई? hν के बराबर होती है। तो अपन ये लिख सकते हैं फोटोन की ऊर्जा E बराबर क्या होती है? hν। hν बराबर क्या हो जाएगा? En2 माइनस En1 हो जाएगा। यहाँ पर न्यू क्या है भाई? फोटोन की आवृत्ति है भाई। बाकी ये प्लांक का नियतांक है, आप जानते ही हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, नाम लिखना है क्या आज? तो अच्छा, अरे यार वो नेट के कईयों के सेंटर बदल दिए।
तो दोबारा बदल दिए, बताएं। हाँ जी भाई, नेक्स्ट चलते हैं बेटाओ। चलो जी भाई, नेक्स्ट है, इसको पंकज को कर दो एडमिट। इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या Rn। देखो भाई, ये जो बोर की परिकल्पनाएं हैं, इसके आधार पर इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या, कक्षा में वेग, फिर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा, तरंगदैर्ध्य, ये सब मान जो हैं ज्ञात किए गए थे। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या। सीधे डेरिवेशन है भाई, अपन तो डेरिवेशन देखते हैं। यहां चलते हैं अपन सबसे पहले द्वितीय परिकल्पना से, बोर की दूसरी परिकल्पना से। क्या थी दूसरी परिकल्पना? mvn rn बराबर nh अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई। तो vn का मान निकालो, इसमें से क्या होगा nh अपॉन 2 पाई m rn हो जाएगा अपने पास। ये मान जो है पहले प्रथम परिकल्पना काम में ले भाई। प्रथम है परिकल्पना से क्या थी पहली परिकल्पना? mvn का स्क्वायर बराबर ये पढ़ाया था के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या आया था आर एन आया था, ठीक है ना। ये वी एन का मान यहाँ रख दो, तो वी एन का मान रखने पर, मान आप रखेंगे एम तो ऐसा कैसा ब्रैकेट लगा लो, तो क्या है वो एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन होल स्क्वायर बराबर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर एम का स्क्वायर आर एन का स्क्वायर बराबर के जेड ई स्क्वायर अपॉन है आर एन। एम से तो एम कट जाएगा भाई, आर एन से आर एन कट गया, ठीक है। तो सूत्र बना अपने पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर एन बराबर के जेड ई स्क्वायर। कुछ नहीं किया है, सिंपल मैथमेटिक्स है। अपने को आर एन का मान निकालना है, आर एन को तो इधर ले जाओ, के जेड ई स्क्वायर को इसके नीचे ले लेते हैं। तो उस सूत्र के आधार पर आर एन का मान कितना आएगा एन स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। आ गया होगा यहाँ तक समझ में। ये तो त्रिज्या का मान है, किसके पदों में है के पदों में। अब अपन के का मान ये जानते हैं क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है अपने पास, ठीक है। तो ये रखें इसमें से आर एन बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर एम के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 तो जानते हो क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता। और मान कितना होता है निर्वात की विद्युतशीलता है, और मान होता है पहले पार्ट में आता है 8.85 10⁻⁻12। मात्रक होता है इसका कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको काट देते हैं भाई। तो ये 4 से 4 कट गया, यहाँ पाई बच गया। देखो सबसे पहले एप्सिलॉन 0 तो कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो आर एन बराबर
एन का स्क्वायर एप्सिलॉन 0 एच का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या क्या बचेगा पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो ये बच गया पाई एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है, और तो कुछ बचा ही नहीं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे भाई। वो तो लिखा है उसने, मैंने पूछा था ना कितना होता है। चलो जी भाई, देखो भाई इसको थोड़ा सा मैं दोबारा ढंग से लिख सकता हूं, अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से लिख दूं। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, आर एन बराबर एन का स्क्वायर एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर अपॉन जेड पाई ई स्क्वायर एम लिखा जा सकता है। कुछ नहीं किया मैंने, हेरफेर किया है थोड़ा सा, है ना। अब एक बार देखो मैंने कैसे लिखा है, ये नियतांक, ये भी नियतांक, ये नियतांक, ये नियतांक, ये नियतांक। तो सारे नियतांक हो गए कि नहीं हो गए, इधर वाले इसके अलावा इधर वाले पूरे नियतांक हैं। इन सब का मान रख के गणना की जा सकती है। तो जब गणना करते हैं तो इसका मान आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर अपॉन जेड, जहां पर है ये सब का मान रखा है मैंने एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर अपॉन पाई ई स्क्वायर एम। इन सारों का मान जो है ये 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। मतलब ये सारी गणना करी तो उनका मान किसके बराबर आ गया, 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब अपन चले यहां से आर एन समानुपाती एन स्क्वायर। ठीक है ना, आ रहा है यहां से, देखो एक बार अपने पास। तो कक्षा की त्रिज्या उनकी संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। कक्षा की त्रिज्या उनकी संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। तो अगर मान लो कि अपन अनुपात निकालें तो 1 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर, ऐसा ही चलेगा। तो अपन ये लिख सकते हैं 1:4 अनुपात 9 अनुपात 16 डेश 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 चलता चला जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं की त्रिज्याएं उनकी संख्या के वर्गों के अनुपात में होती है। इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं की त्रिज्याएं उनकी संख्याओं के वर्गों के अनुपात में होती है। इसी के आधार पर अपन ये भी कह सकते हैं कि R2 अपॉन R1 बराबर 4/1 हो जाएगा। तो R2 बराबर किसके हो जाएगा ये बताओ भाई, 4R1 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 4R1 के। और R3 अपॉन R1 किसके बराबर हो जाएगा, 9/1। तो R3 बराबर कितना हो जाएगा, 9R1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक चीज तुमको यहां से और बता देता हूं, देखो 1 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 3। 4 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 5। फिर डिफरेंस कितना आएगा, 7। तो मतलब पहली और दूसरी कक्षा के बीच में डिफरेंस जो होगा, फिर दूसरी और तीसरी में किस अनुपात में होता चला जाएगा डिफरेंस, 3, 5, 7, 9, ये अपने पास संख्याएं आती चली जाती है। ये तो बात हो गई इसकी। अब अपन चलें इसमें, ये भी तो लिख सकते हैं आर एन समानुपाती क्या हो जाएगा, 1/z। देखो एक बार ये रहा, तो z आर एन समानुपाती 1/z। इसका मतलब ये होगा z का मान बढ़ेगा, आर एन के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। तो उच्च परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के लिए कक्षाओं की त्रिज्याएं घटने लगती है, मतलब उनकी कक्षाएं छोटी होती है भाई। अब कक्षाएं छोटी क्यों होने लगती है, कारण यह है
कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा नाभिक पर आवेश का मान भी बढ़ता चला जाएगा। आवेश का मान बढ़ेगा तो नाभिक का आकर्षण बल भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आकर्षण बल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खींचेगा, तो कक्षा की त्रिज्या में क्या आ जाएगी? कमी आ जाती है। आगे अपन चलें इसमें। ये तो बात यहां तक हो ही गई। तो अगर अपने को मान लो कि ये निकालना हो Rn1 अपॉन Rn2 बराबर Z2 अपॉन क्या आएगा? Z1। तो दी गई कक्षा के लिए अलग अलग परमाणु क्रमांकों में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध आ जाएगा, उल्टा चलेगा। आ रहा है ना समझ में उल्टा कैसे हुआ है? नेक्स्ट अपन चलें हाइड्रोजन परमाणु के लिए। हाइड्रोजन है परमाणु के लिए Z का मान कितना होगा? 1। सबसे छोटा परमाणु कौन सा होता है? वैसे भी हाइड्रोजन परमाणु ही होता है। हाइड्रोजन के लिए Z का मान सबसे कम है। इसका मतलब ये होगा कि त्रिज्या का मान सबसे ज्यादा होगा। अगर त्रिज्या के आधार पर देखा जाए तो पहली कक्षा की त्रिज्या सभी तत्वों में सबसे ज्यादा बड़ी किसके लिए हो जाएगी? हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि Z का मान क्या होगा? सबसे कम। Z का मान कम होगा तो त्रिज्या का मान क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो K कक्षा की त्रिज्या अगर आप देखें, मान लो कि अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तुलना करें तो K कक्षा की त्रिज्या किसके लिए ज्यादा बड़ी मिलेगी? अपने को हाइड्रोजन के लिए ज्यादा बड़ी मिलेगी, है ना। ऑक्सीजन के लिए कक्षा की त्रिज्या क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये मान इसमें रखें। तो अब अपन चलें इसमें रखेंगे तो क्या रहेगा? Rn बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम n² हो जाएगा। प्रथम कक्षा के लिए क्या होगा? प्रथम कक्षा, इसको बोर की कक्षा भी कहते हैं भाई। क्यों कहते हैं मैं बता दूंगा। के लिए n का मान 1 हो जाएगा। 1 होगा तो R1 का मान आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये है भाई बोर की कक्षा की त्रिज्या। देखो भाई आगे अपन पढ़ेंगे बोर के मॉडल की कमियों में भी शामिल है। बोर का मॉडल जो है ना बेसिकली केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही लागू हो पाता है, या फिर हाइड्रोजन के समान आयनों के लिए लागू हो पाता है। कुल मिला के बात यह है कि के कक्षा के लिए लागू हो पाता है बस। के कक्षा का मतलब प्रथम कक्षा। अब अपन जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में केवल पहली कक्षा ही हो सकती है, कारण हाइड्रोजन में केवल कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन हो तो के कक्षा में पड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो बोर का मॉडल मूलतः है हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन के समान आयनों के लिए ही लागू होता है। अब हाइड्रोजन के समान आयन कौन से हैं? देखो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। मैं अगर हीलियम प्लस ले लूं, इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताओ? एक ही होगा। कारण वैसे तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर हीलियम प्लस बनेगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर लिथियम प्लस प्लस ले लें, इसमें भी कितना होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आ गया समझ में अपने पास? ऐसे ही अपने पास बेरिलियम प्लस 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 ले लें, इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? एक ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आप एक चीज देख रहे हैं, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इन सब में भी एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन परमाणु और ये हाइड्रोजन के समान आयन क्या है? ये हाइड्रोजन के समान आयन। तो बोर का मॉडल मूलतः है हाइड्रोजन परमाणु मतलब के कक्षा या फिर हाइड्रोजन के समान आयनों के लिए ही लागू हो पाया था। इसीलिए प्रथम कक्षा को कौन सी कक्षा कहा जाता है? बोर की कक्षा कहा जाता है। तो n बराबर 1 हो गया। तो बोर की कक्षा की त्रिज्या कितनी आ गई? 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर। 11th में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसका मान वहां पर ये ले लेते हैं भाई 0.53 एंगस्ट्रॉम भी चल जाता है। क्या ले लेते हैं इसको? 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में चलो जी भाई।
हाँ भाई, नेक्स्ट अपन चलते हैं इलेक्ट्रॉन का कक्षा में वेग। वी एन, तो वेग ज्ञात करना है अपने को। सबसे पहले तो अपन चलें द्वितीय परिकल्पना ही ले लें। द्वितीय परिकल्पना से क्या रहेगा, एम वी एन आर एन बराबर एन एच अपॉन 2 पाई हो जाएगा इसका मान। वी एन का ही तो मान निकालना है, तो वी एन बराबर क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन हो गया। अब आर एन का मान रखने पर, आर एन का मान थोड़ी देर पहले निकाला ही था, मान रखने पर क्या रहेगा बोलो जी भाई, वी एन बराबर एन एच अपॉन 2 पाई एम, यह आया था एन स्क्वायर एप्सिलॉन 0 एच का स्क्वायर अपॉन जेड पाई ई स्क्वायर एम। जहां तक मुझे याद है यही आया था। हाँ क्या कह रहा है, लेकिन के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या फिर ओनली हाइड्रोजन। हाँ देखो भाई, वो के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अपने पास है, पर होता क्या है अपने पास है, सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तब तक जो है कक्षा वृत्ताकार रहती है। इसलिए बोर ने जो कक्षाएं मानी थी वो वृत्ताकार मानी थी। जैसे ही 2 अपने पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होने लगता है फिर वृत्ताकार आकृति बिगड़ने लगती है अपने पास। इसीलिए अपने पास बोर का मॉडल मूलतः हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही एप्लीकेबल होता है। बोर ने एक माना था कक्षा वृत्ताकार होती है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है फिर कक्षाएं वृत्ताकार नहीं रहती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं होने लगती है, ये कारण से है। ठीक है, आगे चलो जी भाई, एम से एम कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब अपन चलें, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये NH से NH भी कैंसिल हो गया। यहाँ तो क्या बचा केवल अपने पास Z और E स्क्वायर, ये ऊपर भेज दो इसको, तो Vn बराबर क्या आ जाएगा, Z E स्क्वायर, नीचे 2 एप्सिलॉन 0 NH, थोड़ा तमीज से लिख दें, तो Z E स्क्वायर अपॉन N 2 एप्सिलॉन 0 H के बराबर हो गया। अब एक बार देखो, ये पद पूरा ही नियतांकों का है सारा का सारा ही, ई स्क्वायर भी नियतांक, ये भी नियतांक, ये भी नियतांक और ये भी नियतांक, तो इनका मान रखा जा सकता है। तो वी एन बराबर 2.2 इंटू 10⁻6 जेड अपॉन एन मीटर प्रति सेकंड, जहां पर ये सारा सूत्र ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एच, ये किसके बराबर होता है, वैसे 2.19 होता है भाई, है ना, पर लगभग जो है इसको 2.2 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड काम में लिया जा सकता है। ठीक है, यहां से आ गया समझ में अपने पास। अब अपन चलें, वी एन समानुपाती क्या हो जाएगा, जेड। परमाणु क्रमांक बढ़ने पर कक्षाओं में वेग के मान में निरंतर वृद्धि होने लगती है। आगे अपन चलते हैं, वी एन समानुपाती 1/n। उच्च कक्षाओं में वेग में क्या आएगी, कमी, इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा भाई। तो अपन ये कह सकते हैं एन का मान बढ़ेगा, वेग में क्या आएगी, कमी आ जाएगी। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं भाई। मार्कर सूखा है। नहीं
चलो जी भाई, हाँ भाई, नेक्स्ट अपन चलते हैं, वही चल रहे हैं अभी अपन, वी एन 2.2 10⁻⁶ बटे एन और जेड मीटर प्रति सेकंड आया था। हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या होगा, परमाणु के लिए जेड बराबर क्या हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा तो क्या लिखोगे बताओ भाई, वी एन 2.2 10⁻⁶ बटे एन मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा अपने पास। तो इसी में अब बोर की कक्षा के लिए, बोर की कक्षा के लिए n बराबर 1, तो वी एन या वी वन बराबर 2.2 गुणा 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड। तो बोर की कक्षा में वेग है भाई ये, बोर की कक्षा में वेग है। आगे अपन बढ़े, ये आया v1 बराबर 2.2 गुणा 10⁻⁶ आया। इसको प्रकाश के वेग से तुलना करो, इसकी किससे तुलना करें अपन, प्रकाश के वेग से तुलना करने पर v1/c सही चल रहा है, 2.2 10⁻⁶ 3 गुणा 10⁸, ये इससे कट गया 10⁻2 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे आप तो v1/c 1/137 हो जाता है भाई। क्या हो जाता है, 1/137। इसे सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं भाई, सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी सूक्ष्म संरचना नियतांक की, देखो एक बार, बोर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग तथा प्रकाश के वेग का अनुपात किसके बराबर होता है, सूक्ष्म संरचना नियतांक के बराबर होता है। अपन ये भी कह सकते हैं v1 बराबर c बटे 137। इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम कक्षा में वेग, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि बोर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है ना, वो प्रकाश के वेग का कौन सा भाग होता है, 1/180, इसका 101/137वां भाग होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे भी। ये बस ये अनुपात को ही कहते हैं सूक्ष्म संरचना नियतांक, दर्शाते नहीं v1/c, हाँ v1/c, इसी को सूक्ष्म संरचना नियतांक कहा जाता है भाई। देखो भाई, एक सवाल बता देता हूं, नया टॉपिक, टाइम कम रहेगा। तो रदरफोर्ड के प्रयोग में 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के अल्फा कण
को स्वर्ण पन्नी पर छोड़ा गया है तो नाभिक से समीपतम दूरी ज्ञात करो जिससे यह 180 डिग्री पर प्रकीर्णित हो जाए। देखो जी भाई, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का क्वेश्चन है। 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अल्फा कण है, स्वर्ण पन्नी पर छोड़ा गया है। नाभिक से समीपतम दूरी ज्ञात करो यदि वह 180 डिग्री पर प्रकीर्णित हो जाए। मैंने बताया था स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों क्या हो जानी चाहिए, बराबर। तो K काइनेटिक एनर्जी बराबर K ZE इंटू 2E अपॉन क्या पढ़ाया था, R हो गया अपने पास। तो R बराबर ये लिख सकते हैं अपन 2KZE² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, के नहीं लिख रहा हूं क्योंकि तुम कैसे के काट दोगे, 2 मिनट लगती है तुमको। तो काइनेटिक एनर्जी का मान बोलो कितना दिया है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में बदलो पहले तो 10 पे घात 6 1.6 10 पे घात -19 तो ये हो गया 3.2 10 पे घात -13 जूल। ये तो ऊर्जा हो गई। अब इन सब के मान रखो अपने पास, तो क्या आएगा बताओ। चलो भाई, R बराबर 2 इंटू 9 10 पे घात 9। स्वर्ण के नाभिक के लिए 79 इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर 1.6 10 पे घात -19 का होल स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी 3.2 10 पे घात -13। थोड़ा बहुत तो शॉर्ट आउट कर लेता हूं मैं, ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, पर 9 इंटू 79 इंटू 10 पे घात ये हो गया 22, ठीक है, इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पे घात -38 बटे। अब देखो एक बार, ये ऊपर ले गया था भाई मैं इसमें से, है ना, नीचे से 2 काट दिए थे तो 1.6 बच गया। 1.6 से इसको काट दो अपने पास। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.4 आ गया इंटू 79 आ गया। ये इससे काट दो तो 10 पे घात माइनस का 16 हो गया अपने पास। ठीक है, तो ये आ गया इसका मान 10 पे घात -16। अब आप सॉर्ट आउट करके इसका मान निकाल लेना। ये आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम हो गया है। थैंक यू भाई।